फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज से आज का हमारा टॉपिक है मॉडी मेथड, जिसको हम लोग मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं। तो इस मेथड को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम में जो है यूज़ करेंगे और हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने से पहले जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग को इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्व करना होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड और तीसरा है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है, इन तीनों में से ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे जो हमारा सॉल्यूशन निकल करके आता है वो या तो ऑप्टिमल होता है या तो ऑप्टिमल के बहुत ही क्लोज होता है। तो इस प्रॉब्लम को जो है आज हम लोग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग मॉडी मेथड अप्लाई करेंगे, ये चेक करने के लिए कि जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन जो आया है वो ऑप्टिमल है या नहीं। इसके बाद जो है हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉर्नर मेथड से भी सॉल्व करके मॉडी मेथड को अप्लाई करेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मॉडी मेथड को जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग कुछ इसका स्टेप्स को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है मैंने ये जो है स्टेप्स इसको ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो स्टेप 1 में है फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग वन ऑफ द 3 मेथड। मतलब तीनों मेथड में से हम लोग को कोई एक मेथड को यूज करना है और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। तो आज हम लोग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज करेंगे। तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करने से पहले हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि हमारा जो ये ट्रांसपोर्टेशन का टेबल है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो चलिए पहले चेक करते हैं। उसके लिए पहले हम लोगों को टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड निकालना पड़ेगा। तो देखिए, टोटल सप्लाई इक्वल्स टू है 3 + 7 + 5, ऐड करने पर आएगा ये 15। और इस तरीके से टोटल डिमांड निकालेंगे। इसमें भी सबको डिमांड को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 + 3 + 4 + 4। इसको भी ऐड करके आएगा हमारे पास 15। तो देखिए, टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड जो है 15-15 यानी कि दोनों बराबर। इसका मतलब जो हमारा ये टेबल है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम लोग इसको वोगल्स मेथड अप्लाई करके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है द प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एज द टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। इसके बाद जो है हमारा जो टेबल है इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन यूज करने से के लिए हम लोग को पेनल्टी निकालना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग रो वाइज और कॉलम वाइज पेनल्टी निकालेंगे। तो जैसे ये टेबल है तो हम लोग एक पेनल्टी का कॉलम बनाएंगे और पेनल्टी के लिए रो भी बनाएंगे। तो देखिए, P1 जो है जो पेनल्टी, तो रो 1 मतलब इस रो के लिए जो पेनल्टी निकालेंगे हम लोग पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट को चूज करेंगे। तो 1 जो है स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 2। तो 1 और 2 का डिफरेंस जो होगा वो होगा पेनल्टी। तो इस रो में 1 और 2 का डिफरेंस है 1। सेकेंड रो में देखिए, स्मॉलेस्ट है हमारा 4 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारे पास 5 और 4 और 5 का जो डिफरेंस है वो है 1। तो ये हो जाएगा हमारा पेनल्टी। ठीक इस तरीके से थर्ड रो में भी हम लोग देखेंगे, स्मॉलेस्ट है हमारे पास 6 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट भी हमारे पास 6, मतलब दोनों सेम है तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0। तो रो वाइज हम लोग पेनल्टी निकाल लिए और P1 ठीक इस तरीके से कॉलम वाइज भी पेनल्टी निकालेंगे। तो इस कॉलम में देखिए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हमारे पास 2 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 7। तो 2 और 7 का जो डिफरेंस होगा वो है 5। इस कॉलम के लिए स्मॉलेस्ट है 2, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 6, तो 2 और 6 का डिफरेंस है 4। इस रो में देखिए, कॉलम में देखिए, स्मॉलेस्ट है 2, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 5, 2 और 5 का डिफरेंस है 3। D4 के लिए स्मॉलेस्ट है 1 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 4, 1 और 4 का डिफरेंस जो है वो है 3 है। तो हमने जो है पेनल्टी P1 निकाला है 4 5 3 3 0 1 1। तो इन सब वैल्यू में से हम लोग को मैक्सिमम चूज करना है। मैक्सिमम है हमारे पास 5, तो इस वैल्यू को हम लोग जो है चूज कर लिए। ये वैल्यू हमारा D1 के लिए आया है। तो D1 का हम लोग कॉलम में देखेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो D1 के कॉलम में 2 10 और 7, स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है। तो पहला जो 2 का सेल है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 के साथ देखिए हमारे पास सप्लाई है 3 और डिमांड है 4, और 3 और 4 में जो हमारा मिनिमम है वो है 3। तो 3 जो है हमारा सेल के अंदर जाएगा और इसी के साथ ये सेल जो है एलोकेट हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 - 3 0 और ये हो जाएगा 4 - 3 1। तो जैसे हमने सप्लाई को 0 किया, O1 जो है हमारा डिलीट हो जाएगा। तो देखिए, हमने O1 को भी डिलीट कर दिया है। जैसे ही हमने किसी भी रो या कॉलम को डिलीट किया, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया था, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है फिर से पेनल्टी को कैलकुलेट करना।
तो P2 जो होगा, अब हमारे पास जैसे कि O1 जो है डिलीट हो चुका है हमारा O1 का रो, तो अब हमारे पास बस इतना टेबल बचा है। तो P1 जो है मतलब सॉरी P2 जो है, इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सेकंड रो में देखिए हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, हमारे पास 4 और 5 ही है, स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, तो 1 लिख देंगे। और इसमें भी 6 और 6 का डिफरेंस जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने रो को डिलीट किया है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो है इस वाले में चेंजिंग आएगा। तो यहाँ पे P2 के लिए देखिए ये 2 तो डिलीट हो गया है, तो अब इन दोनों में से देखिए हम इन दोनों दो ही वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस आया है हमारे पास 3, इन दोनों का डिफरेंस है 2, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है और ये नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है। 5 और 6 इसका डिफरेंस हो जाएगा 1, और 4 और 8 इसका डिफरेंस हो जाएगा 4। अब देखिए 3, 2, 1, 4 और 0 और 1 है, इन सब में हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 4, तो 4 को हम लोग जो है चूज करेंगे। 4 वैल्यू आया है हमारे D4 के लिए, तो D4 के कॉलम में देखिए हमारे पास 2 वैल्यू है 4 और 8। 4 और 8 में से हम लोग जो मिनिमम है उसको चूज करेंगे, तो 4 को चूज कर लिए। अब इस सेल के साथ देखिए हमारे पास सप्लाई है 7 और डिमांड है 4, तो 7 और 4 में से मिनिमम है 4, तो 4 जो है हमारा सेल के अंदर जाएगा और इसी के साथ ये सेल एलोकेट हो जाएगा। 4 - 4 हो जाएगा 0 और 7 - 4 हो जाएगा 3। अब जैसे ही ये 0 हुआ हमारा डिमांड, हम लोग जो है ये 0 हुआ, तो इसके साथ हम लोग को जो D4 का कॉलम है उसको डिलीट कर देंगे। तो ये वाला कॉलम को भी हमने डिलीट कर दिया। जैसे ही हमने डिलीट किया, नेक्स्ट स्टेप है फिर से पेनल्टी कैलकुलेट करना। अब P3 में देखिए ये O1 तो हम लोग का डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसमें देखिए हमारा जो है कॉलम डिलीट हुआ था, तो हम लोग को इसमें ये जो हम लोग कॉलम कर रहे हैं इसमें चेंजिंग आएगा। तो देखिए इसमें अब जो हमारे पास टेबल बचा, इसमें O2 के लिए हमारे पास स्मॉलेस्ट है 5 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 8, तो 5 और 8 का डिफरेंस है 3, यहाँ लिख देंगे 3। और इसमें 6 और 6 ही है, स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 0। अब हम लोग कॉलम वाइज देखिए, कॉलम वाइज हम लोग को यहाँ पे 3 ही आएगा, और इन दोनों के लिए हमारे पास 2 आएगा डिफरेंस, और इन दोनों के लिए हमारे पास डिफरेंस 1 आएगा। क्योंकि D4 हमने डिलीट कर दिया है तो हम इसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब देखिए हमारे पास 3, 2, 1, 0 और 3 है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है 3 है। 3 हमारे पास जो है 2 जगह पर है, तो हम लोग दोनों में से किसी एक को जो है रैंडमली चूज कर सकते हैं। तो चलिए इस 3 को जो है चूज कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने ये 3 को चूज किया, हम देखेंगे ये 3 O2 के साथ है, तो इस रो में देखिए हमारे पास 3 एलिमेंट है 10, 8 और 5। इन तीनों में से स्मॉलेस्ट है हमारे पास 5, तो 5 का जो सेल है उसके साथ हमारे पास सप्लाई है 3 और डिमांड है 4, और 3 और 4 में से मिनिमम है 3, तो हम लोग 3 को अंदर लिख देंगे। इसके साथ 3 - 3 हो जाएगा 0 और 4 - 3 हो जाएगा 1। अब जैसे ही हमने इसको 0 किया, ये हमारा O2 जो है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो O2 को हमने डिलीट कर दिया। फिर से हम लोग जो है पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे P4 में देखिए हमारे पास जो है फर्स्ट 2 रो जो है डिलीट हो चुका है, तो इन दोनों के लिए कैलकुलेशन नहीं होगा। थर्ड रो में हमारे पास स्मॉलेस्ट है 6, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 6, दोनों का डिफरेंस 0। अब यहाँ पे कॉलम वाइज हम लोग पेनल्टी जो कैलकुलेट करेंगे, उसमें ये दोनों तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। अब कॉलम में हमारे पास एक ही एलिमेंट बचा है, तो इसी को जो है हम लोग पेनल्टी मान लेंगे। और यहाँ पे भी है एक एलिमेंट 6, इसमें भी एक ही एलिमेंट है 6, और ये वाला जो है कॉलम डिलीट हो चुका है। अब देखिए हमारे पास P4 में मैक्सिमम वैल्यू है 7, तो 7 को हम लोग जो है चूज करेंगे। जैसे ही हमने 7 को चूज किया, 7 हमारा D1 के लिए, तो D1 में एक ही एलिमेंट है 7, इसी सेल को सॉल्व करेंगे। तो 7 के साथ हमारे पास सप्लाई है 5 और डिमांड है 1। 5 और 1 में से मिनिमम है हमारे पास 1, तो 1 जो है हम लोग के सेल के अंदर जाएगा, और ये 1 - 1 हो जाएगा ये 0, और ये 5 - 1 हो जाएगा 4। तो जैसे ये 0 हुआ, ये जो हमारा D1 है का कॉलम है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ये ऑलरेडी डिलीटेड है, तो ये वाला भी हम लोग डिलीट कर दिए। अब हम लोग के पास है फिर से पेनल्टी कैलकुलेट करना। P5 में देखिए हमारे पास जो है O1 और O2 का जो रो है वो डिलीट हो चुका है, और इस थर्ड रो में जो है 6 और 6 है, दोनों का डिफरेंस 0 कर देंगे। और यहाँ पे भी जो हम लोग P5 निकालेंगे कॉलम वाइज, तो ये रो जो है डिलीट हो चुका, कॉलम डिलीट हो चुका है, और ये कॉलम भी डिलीट हो चुका है। और सेकेंड और थर्ड कॉलम के लिए हमारे पास एक एक वैल्यू है, तो इसी को लिख देंगे। अब हमारे पास देखिए 6 और 6 जो है 2 वैल्यू है, दोनों इक्वल है, तो किसी एक को चूज कर लेंगे। तो चलिए इसको चूज कर लेते हैं। तो जैसे इसको चूज किया, ये हमारा D2 के लिए, D2 के कॉलम में अब एक ही वैल्यू बचा है, इसी को सिलेक्ट करेंगे। और हमारे पास इसके साथ सप्लाई है 4, डिमांड है 3, तो 4 और 3 का जो हमारे पास मिनिमम है जिसमें से 3 है, तो 3 हम लोग इसको लिख देंगे। और ये 3 - 3 हो जाएगा 0, और 4 - 3 हो जाएगा 1, तो ये 4 हो जाएगा 1। और जैसे ये 0 हुआ, ये D2 को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो D2
को हमने पूरा डिलीट कर दिया। अब हम लोग को पेनल्टी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास तो बस एक ही सेल बचा है, इसी के लिए सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए 6 है, 6 के साथ सप्लाई है 1 और डिमांड है 1, तो दोनों इक्वल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो है लास्ट सेल है और हमारा जो टेबल है वो तो बैलेंस था, तो ये 0 हो गया और ये जो है 6 के साथ 1 जो है एलोकेट हो गया। अब जो हमारे पास देखिए एलोकेटेड सेल आए हैं वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 एलोकेशन आए हैं हमारे पास। और इससे हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे लिखा है फाइनली द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज गिवन बिलो। तो हमने ये जो टेबल है हमने फ्रेश यहाँ पे लिख दिया है और हमने एलोकेशंस भी जो जो जगह पर आए थे उसको भी लिख दिया है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल। तो यहाँ लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल। नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल का मतलब जो है नंबर ऑफ एलोकेशंस आए हैं हमारे पास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एलोकेशंस आए हैं हमारे पास। और क्या देखना है हम लोगों को, ये 6 जो है m प्लस n माइनस 1 के इक्वल है या नहीं। m क्या है हमारे पास O1 O2 O3, m का वैल्यू है 4। यहाँ पे देखिए ये जो है ये जो होता है O m होता है और d जो होता है वो n तक होता है, मतलब ये d1 d2 d3 dn तक जाएगा और o जो है m तक जाएगा। तो m प्लस n माइनस 1 जो है नंबर ऑफ एलोकेशंस है या नहीं। तो m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, m का वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस n का वैल्यू है हमारे पास 4 और माइनस 1 यहाँ पे 6 है। तो नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है हमारे पास m प्लस n माइनस 1 है। और क्या चेक करना है हम लोगों को, जो हमारा जो एलोकेशंस का जो पोजीशन है वो इंडिपेंडेंट पोजीशन है या नहीं। तो देखिए ये एलोकेशंस यहाँ पर है, तो अगर हम लोग इससे चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तो जा नहीं सकता, ये वाला जो है चल के इधर आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, फिर ऊपर जा सकते हैं, फिर इधर जा सकते हैं। हम लोग वापस घूम के इस पोजीशन पे नहीं आ सकते। तो अगर हम लोग इस क्लोज पाथ फॉर्म नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब जो एलोकेशन है वो इंडिपेंडेंट है। अगर हम लोग वापस घूम के इस पोजीशन पर आ जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंड दी ऑक्युपाइड सेल्स आर इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो m प्लस n माइनस 1 है और हमारे पास जो एलोकेशन का जो पोजीशन है वो भी इंडिपेंडेंट है। अगर ये दोनों है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन इज, हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन डिजेनरेट है। तो हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट है। अब क्या करेंगे, हम लोग कॉस्ट निकाल देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गिवन बाई। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एलोकेशंस आए उन दोनों वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते चले जाना है। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस सेकेंड है हमारे पास एलोकेशन 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1। तो हमने यहाँ पे जो है लिखा है, इसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास 6 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 7 प्लस 18 प्लस 6, सबको ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास 68। तो ये जो 68 है 68, इसमें हम लोग रुपीज़ लिख देंगे क्योंकि ये हमारा जो है कॉस्ट निकल करके आया है। तो ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो है ₹68। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन आया है वो ऑप्टिमल है या नहीं। इसके लिए हम लोग मॉडी मेथड को अब यूज करेंगे। तो अब हम लोग स्टेप 2 देखते हैं। तो स्टेप 2 है हमारे पास फाइंड आउट अ सेट ऑफ नंबर्स UI एंड VJ फॉर ईच रो एंड कॉलम सेटिस्फाइंग UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ फॉर ईच ऑक्युपाइड सेल। मतलब हम लोग के पास जो ऑक्युपाइड सेल आए हैं उस सेल में हमारे पास हर एक रो के लिए जो है UI और कॉलम के लिए VJ को कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग अब जो हम लोग काम कर रहे हैं वो टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है अप्लाइंग मॉडी मेथड वी डिटरमाइन अ सेट ऑफ नंबर UI एंड VJ फॉर ईच
रो एंड कॉलम सच डेट ui एंड vj इक्वल टू cij। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। तो हमारे पास अननोन है ui और vj, दो अननोन है, और cij का जो वैल्यू है हम लोगों के पास जो है ये दिया हुआ है। देखिए ये वाला जो वैल्यू, ये एलोकेशन ऑक्युपाइड सेल है, तो यहाँ पे जो cij का वैल्यू है मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम C11 का वैल्यू है 2। ठीक इसी तरीके से ये भी एक ऑक्युपाइड सेल है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम C23 का वैल्यू है 5। तो C का वैल्यू तो हम लोगों को पता है, पर ui और vj हमारे पास दो अननोन है। तो दो अननोन है और एक वैल्यू हम लोग को जो है मालूम है, तो हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है जो हमारे पास जो सेल जो कॉलम या फिर रो में जिसमें भी हमारे पास मैक्सिमम एलोकेशंस आए हैं उसको हम लोग फर्स्ट 0 मान लेंगे। तो देखिए ये वाला है हमारे पास u1, ये है हमारा u2, ये u3 है, और इसी तरीके से ये वाला है v1, v2, v3 और v4। तो देखिए हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन जो है कौन से में आए हैं, तो u1 के लिए एक एलोकेशन है, u2 में 2 एलोकेशन है और u3 में 1 2 3। तो u3 में जो है 3 एलोकेशन है। अब देखिए v1 में 2 एलोकेशन, v2 में 1, v3 में 2 और v4 में 1 एलोकेशन। तो u3 में जो है मैक्सिमम एलोकेशन आए हैं, तो u3 का वैल्यू को हम लोग इनिशियली 0 मान लेंगे। तो अब हम लोग u3 को 0 मान लिए, तो u3 के साथ जो हमारा o3 है इसमें देखिए कितने एलोकेशन है, 1 2 3, 3 एलोकेशन है हमारे पास। तो तीनों के लिए जो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट जो है हम लोग C31 लिखेंगे। तो C31 के लिए हमारे पास देखिए i और j है, मतलब u के साथ i है, यानी कि u के साथ i यानी कि 3 प्लस v के साथ जो है j है मतलब 1 v1। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, C31 का वैल्यू हम लोग को पता है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम C31 का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7, C3 का 1 का वैल्यू है 7 इक्वल टू u3 को अभी हमने 0 माना है और प्लस v1 का वैल्यू निकालना है। तो v1 का वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगा 7। तो ये जो 7 है इसको हम लोग यहाँ पे अभी लिख देते हैं। अब हम लोग के पास क्या है, u3 में हम लोग को जो ऑक्युपाइड सेल है बस उसी के लिए सॉल्व करना है। तो u3 के साथ हमारे पास अब नेक्स्ट ऑक्युपाइड सेल है ये वाला, मतलब C32 का वैल्यू है हमारे पास 6। तो यहाँ लिखेंगे C32 का वैल्यू है हमारे पास u3 प्लस v2। हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। तो C32 का वैल्यू हमने अभी देखा है, 32 का वैल्यू है हमारे पास 6। तो 6 को हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू u3 का वैल्यू है 0 प्लस v2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से v2 का वैल्यू आ जाएगा 6। तो ये 6 को जो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, v2 का वैल्यू निकला है 6। अब हमारे पास एक और एलोकेशन है u3 के लिए, वो है C33 का वैल्यू है 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C33 इक्वल टू हो जाएगा u3 प्लस v3, यहाँ पे है इसका वैल्यू 6 C33 के लिए, u3 का वैल्यू है 0 प्लस v3 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से v3 का वैल्यू आ जाएगा 6। तो ये v3 का वैल्यू जो 6 आया है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 6। अब क्या है, ये वाला एलोकेशन जो है सारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद और हम लोग को इन दोनों का वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग को जो है इन तीनों का वैल्यू पता चल गया है। तो अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग v1 के लिए सॉल्व करते हैं, तो v1 में हमारे पास जो है 2 एलोकेशन है, पहला ये दूसरा ये, इसके लिए तो सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग को इसके लिए सॉल्व करना है। तो C11 का वैल्यू है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे C11 इक्वल्स टू u1 प्लस v1। इसका वैल्यू है हमारे पास 2 और u1 का वैल्यू है, देखिए u1 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे u1 प्लस v1 का वैल्यू आया है 7। u1 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -5। तो ये जो u1 का वैल्यू आया है हम लोग यहाँ पे अब लिख देंगे u1 का वैल्यू आया है -5। अब इसके बाद देखिए u2 के लिए अगर सॉल्व करें तो हमारे पास u2 में एक ही एलोकेशन था, और जिसको हमने u3 के साथ, सॉरी v2 में हमारे पास एक ही एलोकेशन था जिसको हमने u3 के साथ सॉल्व कर दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास v3 के साथ देखिए 2 एलोकेशन है, इसको तो हमने सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा है C23 का वैल्यू है 5। तो C23 इक्वल टू हो जाएगा u2 प्लस v3 इम्प्लाइज C23 का वैल्यू है हमारे पास 5 इक्वल्स टू
U2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है प्लस V3 का वैल्यू है 6। तो यहां से हम लोग को U2 का वैल्यू निकल करके आएगा -1। तो U2 का वैल्यू -1 है, हम लोग यहाँ पे अब लिख देंगे U2 का वैल्यू -1। तो अब देखिए हमारे पास U1 U2 U3 का वैल्यू मालूम है, V1 V2 V3 का वैल्यू भी मालूम है। V4 का वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमारे पास इसमें एक एलोकेशन है ये वाला, इसके साथ हमारे पास जो C का वैल्यू है वो C24 का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C24 इक्वल्स टू हो जाएगा U2 प्लस V4। C24 का वैल्यू था हमारे पास 4, तो 4 इक्वल टू U2 का वैल्यू देखिए हमारे पास है -1 प्लस V4 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम लोग के पास V4 का वैल्यू आ जाएगा 5। तो ये जो 5 है इसको हम लोग अब यहाँ पे लिख देंगे V4 इक्वल्स टू 5। अब देखिए हमारे पास U1 U2 U3 और V1 V2 V3 V4 सबका वैल्यू जो हम लोग का निकल करके आ गया है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो अब स्टेप 3 है उसमें बोला है फाइंड आउट द नेट इवेल्युएशन वैल्यू यानी कि डेल आई जे इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे फॉर ईच एम्प्टी सेल। मतलब हमारे पास जो अब अनऑक्युपाइड सेल है उसके लिए हम लोग को डेल आई जे का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग अब कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स यू आई और प्लस वी जे यानी कि सी आई जे का वैल्यू जो है हम लोग ऑक्युपाइड सेल के लिए सॉल्व कर रहे थे और हम लोग इसका वैल्यू जो है हर एक रो और हर एक कॉलम के लिए निकाल रहे थे। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डेल आई जे का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख के रखा है, हम लोग को जो है अब डेल आई जे का वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। और ये जो है हमने जो हमारा टेबल था उसको बना लिया है। तो डेल आई जे का जो वैल्यू होगा वो हमारा सिर्फ अनऑक्युपाइड सेल के लिए होगा। मतलब इस जैसे ये हमारा अनऑक्युपाइड सेल है तो इस सेल में जो डेल आई जे का वैल्यू होगा वो इस सेल के लिए होगा, लेकिन यू आई और वी जे का वैल्यू जो था वो हमारे हर एक कॉलम के लिए और हर एक रो के लिए था। तो डेल आई जे का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले, डेल आई जे इक्वल्स टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। तो हमारे पास जो पहला अनऑक्युपाइड सेल है वो कौन सा है, ये वाला, ये ऑक्युपाइड है, ये अनऑक्युपाइड सेल है। मतलब इसके लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये कौन सा है, इसमें सी आई जे का वैल्यू है 2, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि हम लोग निकाल रहे हैं डेल 1 2 के लिए। तो C12 है माइनस U1 प्लस V2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, C12 का वैल्यू है 2 माइनस U1 प्लस V2। U1 का वैल्यू है -5 प्लस V2 का वैल्यू है 6। तो इसको हम लोग जो है कैलकुलेट करके करेंगे तो इसका वैल्यू निकल करके आएगा 1। तो ये 1 जो है हम लोग यहाँ पे इस सेल के लिए निकाले हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेल इक्वल टू 1। फाइन। अब हम लोग इस सेल के लिए निकालेंगे। तो इस सेल के लिए हमारे पास हम लोग इस सेल को कॉल कैसे करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इक्वल टू C13 माइनस U1 प्लस V3 इक्वल्स टू इसका वैल्यू है 2 माइनस U1 का वैल्यू है -5 प्लस V3 का वैल्यू है 6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू भी आएगा हमारे पास 1। तो ये 1 जो है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, डेल का वैल्यू आया 1। अब हम लोग का है D4 के लिए कैलकुलेट करना। इसको कॉल कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, मतलब डेल 1 4 इक्वल टू C14 माइनस U1 प्लस V4 इक्वल्स टू C14 का वैल्यू है 1 माइनस U1 का वैल्यू है -5 प्लस V4 का वैल्यू है 5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 1। इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेल्टा इक्वल टू 1। 3 हमारे पास अनऑक्युपाइड सेल थे, उसको हम कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट रो में देखिए 2 अनऑक्युपाइड सेल है, इसके लिए हमारे पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू C21 माइनस U हो जाएगा 2 प्लस V हो जाएगा 1 इक्वल्स टू C21 का वैल्यू क्या है हमारे पास 10। तो 10 माइनस U2 का वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस V1 का वैल्यू है 7। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 4।
तो ये जो 4 है हम लोग यहाँ लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू 4। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला सेल, इसमें है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो डेल्टा 2 इक्वल्स टू C22 माइनस U2 प्लस V2 इक्वल्स टू हो जाएगा C22 का वैल्यू है हमारे पास देखिए 8, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8 माइनस U2 का वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस V2 का वैल्यू है 6। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 3। तो ये जो 3 है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा इक्वल टू 3। अब हमारे पास ये एलोकेटेड सेल है, ये भी एलोकेटेड सेल है, ये तीनों भी एलोकेटेड सेल है, ये वाला एलोकेटेड सेल है। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, मतलब डेल्टा 3 4 इक्वल्स टू हो जाएगा C34 माइनस U3 प्लस V4 इक्वल टू C34 का वैल्यू क्या है हमारे पास 8, यहाँ लिखेंगे 8 माइनस U3 का वैल्यू है देखिए 0, यहाँ पे है 0 प्लस V4 का वैल्यू है 1 2 3 4 5 है, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसका वैल्यू आएगा 3। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा इक्वल्स टू 3। तो देखिए अब जो हमारे पास जो है एलोकेटेड सेल है, इसको ये वाला एलोकेटेड सेल था जो हमने ये वाला, और जो डेल्टा का वैल्यू आया है वो हमारा अनऑक्युपाइड सेल था। तो सारा जो हम लोग का जो सेल था वो हम लोग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या चेक करना है, देखिए जो डेल आई जे का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद क्या है, इफ ऑल डेल आई जे ग्रेटर देन 0 देन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड अ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर ग्रेटर देन 0 है तब हम लोग का जो है ऑप्टिमम भी है और यूनिक भी है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमम तो है लेकिन एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी होगा। और थर्ड केस है हमारा, अगर हमारे पास जो डेल आई जे का वैल्यू है कोई भी एक वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम नहीं है और हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डेल आई जे को जो पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं कि तीनों केस में से कौन सा केस सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डेल का जो वैल्यू है यहाँ पे 1 1 1 4 3 और 3 है। इसका मतलब हमारा डेल का जो वैल्यू है सब ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो है हमारा सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है और ऑप्टिमम है। तो हम लोग यहाँ पे अब बोल सकते हैं कि हमारा जो है मॉडी मेथड से ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल करके आ गया है। फ्रेंड्स आप लोग जो है डेल्टा का वैल्यू अगर इतना इस तरीके से कैलकुलेट नहीं भी करें तो आप लोग डायरेक्ट जो है ये टेबल बना लिए। इसके बाद क्या करना है, जैसे कि ये हमारा अनऑक्युपाइड सेल है तो इसके लिए हमारे पास u का वैल्यू है -5 और v का वैल्यू है 6। दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, मतलब 6 प्लस -5 आ जाएगा 1। जो 1 आया, जो ये 2 है उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 2 - 1 आ जाएगा 1। ठीक इस तरीके से यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं, u को और v को ऐड कर दीजिए डायरेक्ट और 2 से माइनस कर दीजिए। और इस तरीके से जो है मैंने इस बार डिटेल में दिखा दिया है। तो हम लोग अब यहाँ पे लिख देंगे हमारा सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमम है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं सिंस ऑल द डेल आई जे ग्रेटर देन 0 द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड यूनिक सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय। अब हमारे पास सॉल्यूशन जो क्या होगा, ये जो हमारा तो टेबल है ये तो ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए कि ऑप्टिमल है या नहीं। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही होगा। ये देखिए जब हमने यहाँ पे निकाला था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का टेबल, यहाँ से ही देख करके लिखेंगे, मतलब x11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x11 का वैल्यू आएगा हमारे पास 3। ठीक इसी तरह से ये एलोकेटेड सेल है, x23 इसका वैल्यू आएगा भी हमारे पास 3। फिर इसी तरीके से सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, x24 का वैल्यू आएगा 4। इसी तरीके से हम लोग करके जो अपना यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x11 इक्वल टू 3, x22 इक्वल टू 3, x24 इक्वल टू 4, x31 इक्वल टू 1, x32 इक्वल टू 3, x33 इक्वल्स टू 1। और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आएगा वो भी वही आएगा। ये देखिए जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है यहाँ पे आया था ₹68, यही वाला होगा हमारा यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहाँ लिख देंगे। तो देखिए हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल टू ₹68 लिख दिया। अब एक और चीज़ को नोटिस कीजिए, देखिए हमने जब स्टेप 3 को अपना सॉल्व किया तो स्टेप 4 में हम लोग को आने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा स्टेप 3 का जो फर्स्ट वाला है कंडीशन उससे मैच कर गया था। अगर मान लीजिए थर्ड कंडीशन मैच कर जाता
सेकंड भी मैच कर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड लेकिन अगर मैच कर जाए, डेल आई जे लेस देन 0 हो जाए, तो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप 4 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम लोग जो है वैम मेथड को अप्लाई किए थे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसलिए हम लोग का जो सॉल्यूशन फर्स्ट टाइम में जो आया है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड या फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड को अप्लाई करते तो हमारा जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आता, हम लोग को जो है स्टेप 4 के लिए आगे बढ़ना पड़ता। मतलब हमारा जो डेल आई जे का वैल्यू आता वो हमारा जो है लेस देन 0 आता और हम लोग को स्टेप 4 को सॉल्व करना पड़ता। फ्रेंड्स एक बार जो है हम लोग अपने सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। ये हम लोग का जो स्टेप था, इसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था इस टेबल को जो है हमने वैम मेथड को अप्लाई करके इससे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन निकालने के बाद जो है हम लोग ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए गए। उसमें हम लोग का सब फर्स्ट स्टेप था सी आई जे का वैल्यू को कैलकुलेट करना, सॉरी यू आई प्लस वी जे का वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो हम लोग यू आई वी जे का वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखे हैं पूरा वैल्यू। उसके बाद जो हमने यहाँ पे अपना फिर से एक जो है अपडेटेड टेबल बनाया, यू आई और वी जे का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद हम लोग को डेल आई जे को कैलकुलेट करना, तो डेल आई जे का वैल्यू को भी जो हमने कैलकुलेट कर लिया है अपना जो है ये वाला फॉर्मूला से। और यहाँ पे जो है अनऑक्युपाइड सेल में जो हमारा डेल आई जे का वैल्यू है वो आपने लिख दिया है। डेल आई जे का वैल्यू सारा ग्रेटर देन 0 आया है, इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम है और यूनिक है। सारा जो सॉल्यूशन आया था हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के टेबल से उसको लिख दिया, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो आया था उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया 68 रुपीज़। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।